जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो रीड 2022 का पेपर अब आने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने मैथ्स की जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 का 2012-13 में पेपर हुआ था मैथ्स का। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उसी के जरिए थ्योरेटिकल पार्ट भी अगर कोई मिस हो गया होगा तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है, ये कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये तो हमने घातांक में पढ़ा था, ये चीज तो हमने घातांक में बहुत क्लियरली पढ़ी हुई है। अब इसके दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या है इसको सॉल्व करके 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 की पावर क्यूब, और मैच कर लो कि किस से उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। या फिर आप घातांक का रूल ध्यान रखो। देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये क्या है, 3 की पावर स्क्वायर की पावर 3। मैंने आपको बताया था घातांक में कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन हो तो आपका जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर 6, तो यानी कि मेरा इसके बराबर तो है, ये तो है 3 की पावर 6। इसी को अगर आप ढंग से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 की स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, 9 की पावर क्यूब, तो ये भी इसका करेक्ट है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी इसके इक्वल है, मेरे पूछा क्या है, नॉट इक्वल पूछा है, तो ये भी इक्वल है। अब मैं देखता हूँ 27 का स्क्वायर, देखो मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूँ, ये तो मेरा ए ऑप्शन हो गया, ये मेरा बी ऑप्शन चेक कर लिया, मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूँ। सी ऑप्शन कह रहा है 27 का स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था 3 की पावर स्क्वायर की पावर क्यूब, ये जो होता है इसमें दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब की पावर 2। बात तो सेम ही है, मैंने क्या करा है, पावर्स को केवल आगे पीछे कर दिया है। घातांक हमने रूल में पढ़ा था कि a की पावर b की होल पावर c है, तो c पावर अंदर आ सकती है और b पावर बाहर जा सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों का मतलब तो निकल के वही आ रहा है, 3 की पावर 6 और ये भी है 3 की पावर 6। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था ऑप्शन ए में। लेकिन इसका एडवांटेज क्या हो गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ मैं 27 की पावर स्क्वायर, तो यानी कि मेरा सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो मेरा डी बचा। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा डी। अब डी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एबीसी चेक कर लिया है, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घातांक वाला आप लेक्चर देख लेना, मैंने हमने उसमें क्लियरली पढ़ाया हुआ है कि घातांक के जो 7-8 रूल्स होते हैं बस आपको ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, वरना आपका ट्रेडिशनल मेथड तो यही थी, आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मैच कर लो ऑप्शन से। पर घातांक अगर आपको पढ़ा हुआ है, उसके रूल्स ढंग से पता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग के बारे में क्या सत्य है। ये आपको दे रखी है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके बारे में पूछा है क्या सत्य है। तो ये तो हमने सरल समीकरण वाले उससे पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और हमने a - b का होल स्क्वायर भी पढ़ा था, ये होता है a² + b² - 2ab, और हमने ये भी पढ़ा था कि a² - b² होता है a - b × a + b। 3 सरल समीकरण मैंने आपको पढ़ाई थी, स्टैंडर्ड सरल समीकरण होती है, आपको ये कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली यूज होती हैं। तो इसमें तो पूछ ही लिया है कि ये क्या है, तो ये तो सरल समीकरण है, मैं हमको पता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक सरल समीकरण है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है तो आप इसको लगा के ऑप्शन को आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेशन का। बीजीय व्यंजक मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसे बताया था मैंने आपको कि भाग और गुणा, ये थोड़ा सा बीजीय व्यंजक में टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल ही होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे अपन नॉर्मल भाग देते हैं वैसे आपको उसमें भाग देना है। आप एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लो, 27x² + 9x² xy² + y³। बस आप इसमें अब y + 3x का भाग देने लग जाओ। देखो सबसे पहली बात तो आप इसमें क्या पूरा भाग देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करो। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले क्या तरीका बताया था भाग देने का, कि आप जो सबसे बड़ी पावर है उसको एलिमिनेट करते जाओ। आप उसको एलिमिनेट करोगे तो आप क्या करोगे, इसको किस से गुणा करोगे, 27x³ आ जाए। देखो मैंने आपको बताया था ये 3x है, इसी से ही x³ बनेगा अगर बनेगा तो अगर मैं इसको 9x² से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी टर्म्स को, तो ये कितना बन जाएगा, 27x³ + 9x को इससे करूंगा तो ये बनेगा 9xy। ठीक है, 9x²y। ठीक है, घटा दो, इसमें से माइनस से घट गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 27 में से 9 गया तो मेरा बचेगा 18। ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ से बच के आ जाएगा, x² + 9xy² + y³ तो मेरा ऐसे कैसे चल ही रहा है। अब आप देखो 9x² आएगा मेरा, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो मेरा गलती हो गया। तो आप देखो तो मेरा सी ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो गया, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अब मुझे आगे भाग देने की जरूरत ही नहीं है, मेरा यहीं से निकल के आ गया कि मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। पर अगर आपको आगे भाग भी देना हो तो क्या करना है आपको, अब मैंने आपको बताया था, इसमें टर्म देखो आप, ये है 18x² यानी कि अगर आपको 18x² चाहिए तो आप 6xy से मल्टीप्लाई करो। देखो 6xy से इसको करोगे तो आएगा कितना, 6xy², और 6 को इससे करोगे तो आएगा 18x²। आपको एक एक टर्म को हटाते जाना है। 2 में से 6 गया तो आपका बचेगा कितना, अगर इसको यहाँ लेके आऊँ तो बचेगा 3xy² प्लस y³। अब देखो ये यहाँ पे ये टर्म बची, अगर आप इसको अब अगर y² से मल्टीप्लाई कर दो तो y² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x और y² और y से ये आएगा y³। तो माइनस माइनस पूरा पूरा कैंसिल, यानी 0 आपका रिमाइंडर आएगा, और आपका जो भागफल आएगा, क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा 9x² प्लस 6xy प्लस y² विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। पर ये मैंने पूरा आपको इसलिए सॉल्व करके बताया यहाँ पे ताकि हमारा जो भाग देने का जो तरीका था उसका रिवीजन हो जाए। बाकी आप एक ही स्टेप में इसका ऑप्शन निकाल के रख सकते हो, यही हमको पता लग गया था कि इसका कौन सा आंसर है, पहले ही टर्म्स में हमको पता लग गया था, तो आपको फिर ज़्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर सी है तो लगाओ और आगे बढ़ो, कोई इतना टाइम होता भी नहीं है और आपको टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का क्वेश्चन है। एक कक्षा है, इसमें 54 विद्यार्थी हैं, छात्राओं की संख्या इतनी है, तो आपको पूछना है कि गुणी है तो छात्रों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो मेरे को क्या दिया हुआ है, छात्रों की संख्या से 4/5 गुनी है, यानी जो मेरी गर्ल्स हैं वो मेरी 4/5 ऑफ बॉयज हैं, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, इससे मेरा क्या, इससे मेरा गर्ल्स बटे बॉयज का रेशियो कितना आ गया, 4/5। एक बार अगर रेशियो निकल गया आपका, उसके बाद तो बस ठीक है। पूछा क्या है आपसे, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो दे रखा हो तो आपका गर्ल्स की वैल्यू हो जाती है ऊपर वाला गर्ल्स का 4 बटा इन दोनों का सम इंटू टोटल, बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका वाला डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 54। ये कैसे निकाला मैंने, गर्ल्स का जो यहाँ पे दे रखा है, ऊपर जो दे रखा है वो ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा दोनों का सम। ये क्या है 4+5, दोनों का सम। यहाँ भी क्या है 4+5, और ये आपका यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा ऐसे ऐसे। और ये तो टोटल आपको दिया हुआ है 54। तो अब आप इससे निकाल लो, ये कितना होता है आपका 2×5 45, तो 9×6 54, 24 तो आगे मेरी गर्ल्स, 9×6 54, 30 आगे मेरे बॉयज। अब मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज है मेरे 30, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था, रेशियो का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही आता है। दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो आपको रेशियो कैसे बनाए, तो जो आपको कंडीशन दी हुई है उससे आपने रेशियो बना लिया। उसके बाद आपका रेशियो निकल के आ जाए तो आपकी जो इंडिविजुअल एक्यूरेट वैल्यू होती है वो एक्यूरेट वैल्यू होती है उस रेशियो में। जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये था g/b = 4/5, तो g की वैल्यू होगी आपकी 4/9 × 54 और b की होगी 5/9 × 54। ये कैसे आया, g बराबर है जो g के सामने जो वैल्यू दे रखी है उसके सामने सामने की वैल्यू ले लो आप, g के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो डिवाइड बाई दोनों का सम, और b के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो डिवाइड बाई सम, वो उनकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। और एक्यूरेट वैल्यू कब निकाल सकते हो आप, जब आपको टोटल दे रखा हो। इसमें मेरे को टोटल स्टूडेंट्स का नंबर दे रखा है तो मैं गर्ल्स और बॉयज का इंडिविजुअल काउंट निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, सिस्टम नॉर्मल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बस में ये ध्यान देना है कि नॉट ट्रू पे विशेष ध्यान देना आप, कि आपको पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लेना। इसे पूछा है सत्य नहीं है, आप ऑप्शन करते जाओ। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यस ये तो है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यस ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि 38 पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जहां तक जो उसके पास वाला नंबर होता है 36, वो एक पूर्ण संख्या होती है, तो 38 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यही तो बोला है, तो ये सही है। इसके बाद बोला है कि किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। मेरे से बोला है कि अगर कोई भी ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 ही है, इसका जो स्क्वायर होगा उसको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं 1 3 को देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर आया 9, 9 को लिख सकते हैं 5 + 4, यस ये तो सही है, लिख सकते हैं। तो यही एक है जो आपका नंबर स्क्वायर 1 से 10 के बीच में आता है, तो ये तो आपकी चीज करेक्ट होगी। तो इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बस फिर मेरा डी बचा जो मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही तो पूछा है मेरे से कि विच ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है डी को, मेरे को बस देख लिया कि डी ABC सही है तो डी गलत होगा ऑब्वियसली।
ठीक है, तो मेरा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का आपको प्राइम नंबर, होल स्क्वायर, इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। ठीक है, और ये सब आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर कैन ऑलवेज बी रिटर्न, ये सब थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिक इतनी थ्योरी होती है मैथ्स में, नंबर सिस्टम में, कि आप याद रखोगे तो बहुत सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जो भी बोला हुआ है उसको आप हैंड टू हैंड निकाल के देख लो। आपसे बोला हुआ है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कैन ऑलवेज बी, इसको देख लो। अगर चलो आपने 4 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर आता है, सॉरी 2 का स्क्वायर निकाला आपने, 2 का स्क्वायर आता है 4, क्या 4 को मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर में लिख सकता हूँ? 4 को या तो मैं 1+3 लिख सकता हूँ या 2+2 लिख सकता हूँ, दोनों ही कंसेक्यूटिव नहीं है, तो यानी कि इवन में फंडा नहीं चलता है। यहाँ भी ऐसे ही देख लो, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आप उस थ्योरेटिकल जो दे रखा है आपको स्टेटमेंट, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में आप उसी वक्त कुछ उसको नंबर मान के वही सॉल्व कर लो और देख लो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपको बस उसी वक्त कोई नंबर चूज करना है अपने दिमाग में, जो भी दे रखा है। आपको ऑड दे रखा है तो ऑड चूज करो, इवन दे रखा है तो इवन चूज कर लो, और उसी वक्त उसको सॉल्व करके निकल जाओ। आप थ्योरिटी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, और आपको याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑप्शन देखते हैं लगा दो, तो डिफरेंस आएगा आपका। देखते हैं, आप लगा दोगे 2 सेकंड में, चेक करोगे तो 5 से 6 सेकंड लगेंगे या 10 सेकंड लग सकते हैं मैक्सिमम। पर याद रखने की इतनी सारी चीजें हैं कि इन चीजों को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारा इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। अगेन ध्यान रखना, आपको बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए कहता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो आपका जो अंकित मूल्य होता है, जो आपका विक्रय मूल्य होता है, उन दोनों का डिफरेंस छूट होती है। यस, ये तो ऑप्शन सही है। डिस्काउंट यही तो होता है, अगर आपकी जो एमआरपी लिखी होती है, सपोज किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी हुई है 500 रुपये, लेकिन आपको देता 400 रुपये में, तो उसने क्या किया, आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 500 माइनस 400 आपको 100 रुपये, तो आपका डिस्काउंट होता है ये। डिस्काउंट इक्वल टू, अगर डिस्काउंट ये होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो नहीं होता डिस्काउंट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, तो ये सही है। और लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस लॉस ये होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत नहीं है, इजी पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो फंडामेंटल चीजें हैं ना एग्जाम में, वो क्लियर होनी चाहिए। कि आपका जो ये जो आप देखोगे, आप कई बार मैंने भी आपको थ्योरी में पढ़ाया है, मैं आपको बेसिक जो थ्योरी में कुछ, जब भी कोई लेक्चर पढ़ाता हूँ, कोई भी क्रैश कोर्स में जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, उनमें मैं 5 से 10 मिनट आपको देता हूँ जस्ट उसकी कॉन्सेप्ट पढ़ाने में। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट सॉल्व भी करना है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ब्याज के क्वेश्चन होते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन होते हैं, क्रय विक्रय मूल्य के क्वेश्चन है, ये होते क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, आपकी हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि ये 4 नंबर है, ए बी सी डी, ये समानुपात में है, तो ए सी डी कंटिन्यूड रेशियो में होंगे इफ ए बी इक्वल टू सी डी। तो आपका ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के। ये आपका इसका मतलब होता है, अगर ए बाई बी ये सारे रेशियो में, तो इसका मतलब ये होता है। तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया मेरा ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये तो नहीं हुआ। अब देखते हैं, देखो इसमें एक चीज क्या होती है कि कंटिन्यूड रेशियो होता क्या है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, अगर ए सी डी तीनों कंटिन्यूड रेशियो में है, तो आपका बी और सी बराबर होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूड रेशियो में आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ, इरेज कर देता हूँ इस चीज को। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, हमारे पास एक है 4:5 एक रेशियो है, और एक रेशियो है 5:6। इसको मैं लिख सकता हूँ 4:5:6। तो इसमें के क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। जब भी आपको दो रेशियो को 3 के रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो रेशियो है, नंबर है, बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4:3 है, और यहाँ पे है मेरा 5:6। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4:3:6? नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। तो मैं बराबर कैसे बनाऊंगा इसको, मैं इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ये हो जाएगा मेरा 20:15, और ये हो जाएगा मेरा 15:18। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 20:15:18, क्योंकि इसमें मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, ये मेरा हो गया। तो ये ए बी सी डी 4 नंबर कंटिन्यूड रेशियो में तब होंगे जब बी बराबर सी होगा, यानी कि जब ये दोनों बराबर होंगे तब ये हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
मेनली ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है कई बार, जहाँ पे आपको 2 रेशियो दे दी जाती है और आपको 3 का ये निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपका ये वाला नंबर आपको कैसे बराबर बनाना है। उसका तरीका क्या है, आप दोनों नंबरों को, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस यही आपका इसमें तरीका है। तो करना क्या है, मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। आपको इस वाले नंबर को तो मल्टीप्लाई कर देना है इससे, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, और जो आपका निकल के आएगा वो आपका कंटिन्यूड रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ईजी है। रेशियो में हमने ये बात देख रखी है, हमने पढ़ाया भी था रेशियो में। आप लेक्चर भी एक बार देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, तो आपको कॉन्सेप्ट जो आपका वितत अनुपात का क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा कि होता क्या है कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सम ऑफ आपको दिया हुआ है 210 रुपये राम और श्याम के बीच में 2 रेशियो में डिवाइड किए हुए हैं। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको रेशियो दिया हुआ है, राम और श्याम का रेशियो दिया हुआ है 7:3। मैंने आपको बताया था कि राम को कितना मिलेगा, राम वाला, राम के सामने वाला, डिवाइडेड बाय दोनों का सम इंटू टोटल, टोटल कितना है 210। श्याम को कितना मिलेगा, श्याम के सामने वाला, 3/10 इंटू 210। तो इसको कितना मिला, 10 से 10 कट गया तो 147 तो मिला राम को, और ये कट गया तो 3×2 = 63 मिलेगा शाम को। तो आप देख लो किसका पूछा है, राम और श्याम रेस्पेक्टिवली। राम का आएगा 147, इसका आएगा 63, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर लग रहा है मेरे को ये, आई थिंक इजीएस्ट पेपर आया है रीट में। तो आपको बस लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, जो तरीके मैंने बताए उन्हीं तरीकों से आप सॉल्व करना, तो आपकी करेक्टनेस भी रहेगी और इजीली भी आप उसको कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट का बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन बराबर नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ये आपको दिए हुए नंबर। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल 48,000, जो भी आपको प्रिंसिपल है, इंटू 1 प्लस जो भी रेट दे रखी है 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका 3 ईयर्स। ये आपको मैंने बताया था कि ये 3 जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है, कि किस फ्रीक्वेंसी में मुझे ब्याज देना है। जैसे ईयरली फ्रीक्वेंसी में देना है तो 3 ईयर्स है तो 3 का 3 लिख दूंगा, अगर क्वार्टरली ब्याज देना है तो मैं उसी फ्रीक्वेंसी में लिख दूंगा। अब आप देखो इसमें अब ये है, ये इंटरेस्ट मेरा आया है जो क्वेश्चन में पूछा है उसका। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट का इंटरेस्ट ये नहीं आएगा, तो हम लिख लेते हैं सबका इंटरेस्ट। ए ऑप्शन का लिखता हूँ, ए ऑप्शन बोला है इंटरेस्ट आएगा 48,000 का 1.5 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10 कैलकुलेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। देखो अब क्या होगा कि 6 मंथ्स में क्योंकि मैं दे रहा हूँ इंटरेस्ट, तो 1.5 साल में कितने 6 मंथ्स आ जाएंगे, 1.5 साल इज नथिंग बट 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। 1 ईयर में खुद में 6 मंथ्स 2 बार आ जाएंगे, तो 1.5 साल में 6 मंथ्स 3 बार आ जाएंगे। तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 हो जाएगी और रेट आधी हो जाएगी, क्योंकि 10% में दे रहा हूँ टोटल इंटरेस्ट, लेकिन 6 मंथ्स पे दूंगा तो 5% हो जाएगी। कितना आ जाएगा मेरा 48,000 इंटू 1 प्लस, क्योंकि 10% है लेकिन मैं 6 मंथली दे रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी होगी 1.5 साल की है, तो मेरी यहाँ पे 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार आएंगे, तब 1.5 साल कंप्लीट होगा, फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाएगी 3। तो ये तो सेम ही है, दोनों बराबर है, तो ये तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी देख लेता हूं मैं। ऑप्शन बी मेरा बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 48,000 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 15 ईयर कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, देखो अब 4 मंथ्स कर दिया तो मैंने क्या किया इसको 4 मंथ्स, ईयर की रेट थी 15, 4 मंथ्स की कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 1 साल में कितने 4 मंथ्स आते हैं 3 बार आते हैं, 4 मंथ्स 4 मंथ्स 4 मंथ्स, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं, तो 3 हो जाएगी, तो रेट कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ से इंटरेस्ट मेरा निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 48,000 इंटू 1 प्लस रेट 1/3 हो जाएगी, तो 5 डिवाइडेड बाई 100, यह आएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 4 मंथ्स, 4 मंथ्स 1 साल में कितनी बार आएंगे 3 बार आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी मेरी 3 हो जाएगी। ये भी सेम फॉर्मूला है तो ये बराबर है, तो ये भी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पे। अब ये बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ 48,000 फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 20% कैलकुलेट ऑन अ बेसिस ऑफ 3 मंथ्स। अब यहाँ 3 मंथ्स में मैं इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि 3 मंथ्स 1 साल में कितनी बार आएंगे, पहले 3 फिर 3 3 चौक 12 4 बार आएंगे, तो यानी कि मेरी रेट हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी।
तो मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ क्या बन के आएगा, अगेन वही 48,000 इंटू 1 प्लस रेट होगी मेरी 1/4 यानी 20 की कितनी होगी 5, तो 5/100 प्लस फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो जाएगी, 3 महीने कितनी बार आएंगे मेरे 9 महीने में, 9 महीने में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार, तो ये हो जाएगा मेरा 3। तो ये भी फॉर्मूला मेरा सेम ही है। तो मेरा जो इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन से मेरा वो इंटरेस्ट नहीं निकल के आएगा। आप चाहो तो डी का फॉर्मूला लिख लो। डी का फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, इंटरेस्ट 48,000 1 प्लस, इसमें क्या दे रखी रेट दे रखी है मेरे को 15% 6 मंथ्स के उस पर, यानी कि मेरे को 15 का आधा करना है। तो मेरी रेट कितनी आएगी 7.5/100 इंटू 1 साल, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा। डेफिनेटली वो इससे मैच नहीं कर रहा है, इससे जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इन तीनों से कभी भी मैच नहीं करेगा। तो मेरा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें जो समझने वाली बात है, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इस क्वेश्चन में टफ यही होता है, बाकी तो फिर फॉर्मूला है सीधा, कुछ नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट ये समझना है कि मेरी अगर रेट कब आधी होती है, 6 मंथ्स होगा तो मेरी रेट आधी हो जाएगी, 4 मंथ्स होगा तो मेरी रेट 1/3 हो जाएगी, और 3 मंथ्स होगा तो मेरी रेट 1/4 हो जाएगी। और जो मेरा फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ऊपर जो फॉर्मूले में आती है यहाँ पर, वो मेरी निकल के आएगी वो कितनी बार वो मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो आप मेरा चक्रवृद्धि ब्याज वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाया हुआ है, कम समय में क्विकली समझाया हुआ है, पर ये चीज़ वहाँ पे क्लियरली समझाई हुई है, तो आप वहाँ देख लेना। वैसे भी इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अगर आप इसी क्वेश्चन को 3-4 बार देख लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिपीट कर करके आप देख लेना। नहीं समझ में आता है मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए और भी कुछ इसमें कोशिश करूंगा कि और इजी वे में आपको मैं समझा सकूं। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक व्यक्ति है 100 रुपए की साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है, तो बताओ जेड ने उस साड़ी को कितने में खरीदा। तो अगर 100 रुपए है तो बहुत ईजी हो गया, मैंने ब्याज में आपको परसेंटेज ब्याज में आपको पढ़ाया था कि 100 रुपए तो रेफरेंस वैल्यू होती है। तो देखो 100 रुपए की उसने खरीदी, 10% लाभ में बेची, यानी 110 में बेच दी उसने, या x से y को। अब y बेचता है उस साड़ी को 10% हानि में z को, तो y इसको कितने में बेचेगा 10% हानि में। 10% हानि किस पे आएगी, इस पे आएगी, तो 110 का 10% निकाल लो आप। 110 का 10% कितना हो जाएगा, अगर 110 का 10% निकालना है मेरे को तो कितना होगा 100 इंटू 10, तो 11 हो गया। अगर मैं इसमें से घटा दूं 110 में से 11, तो मेरा कितना आ जाएगा 99, यानी कि उसने फाइनली कितने बेची होगी 99 में उसने खरीदी होगी, तो वाई ने क्योंकि 10% लॉस में बेची है, तो 10% निकालो जिस वैल्यू पे उसने का 10% लॉस लिया है, वहाँ उस लॉस जो भी ये 11 रुपए का उसने लॉस लिया है, 11 घटा दो तो उसने कितने में बेची होगी 99 में बेची होगी। तो जेड ने कितने में खरीदी 99 में खरीदी होगी, तो 100 का कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्याज वाले क्वेश्चंस में रैश कोर्स का वीडियो देख लेना, पर मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने वाली बात वो यही है कि अगर आपको 100 आ गया वहां पे तो रेफरेंस होता है, आप डायरेक्ट 100 में परसेंटेज को ऐड करते जाओ। 100 रुपए में उसने एक साड़ी 10% लाभ पे बेची, तो डायरेक्ट 10 जोड़ दो, लाभ पे बेची तो 10% लाभ हो गया, तो 110 की हो गई। अब 110 पे उसने 10% का नुकसान झेला, तो 110 का 10% कितना होता है 11। किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता ही रखा है, उसको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपको इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। 11 रुपये आ गया आपका उसका लॉस, 11 को उसमें से घटा दो, जो उसने बेचा तो लॉस घटाया तो 99 क्या होगी उसकी फाइनल वैल्यू होगी जो उसने जेड ने खरीदी वाई से। ठीक है, तो इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज वाला जो ये कॉन्सेप्ट है हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है क्रैश कोर्स वीडियोज़ में, आप जाके देख लेना। और मैंने काफ़ी सारे इस टाइप के एग्जाम्पल्स वहाँ पे कराए हुए हैं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपका ट्राइवर्सल लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तो देखो 2 समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तो हमको बोला हुआ है इसने, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसमें समझ लो, वैसे रेखा कोण में मैंने यही चीज बहुत ढंग से समझाई है वहाँ क्रैश कोर्स वीडियो में, लेकिन यहाँ पे फिर समझ लेते हैं तो हमारा रिवाइज हो जाएगा। देखो अंतःकोण कौन से होते हैं, जो अंदर की साइड बनते हैं, यानी ये वह क्या है मेरे अंतःकोण है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं। ये तो बराबर नहीं होते, ये तुमने पढ़ा था, ये कोण तो दिख भी नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकते अगर तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काट रही है तो। और मेरे से पूछा क्या है, ट्रू पूछा है, ट्रू का है, तो बराबर होते हैं नहीं, ये तो रॉन्ग है, बराबर तो नहीं होते हैं।
ठीक है। उसके बाद पूछा है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये तो बराबर होते हैं, ये तो क्लियर हमको पता है, अल्टरनेट एंगल तो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा कि ये जो एंगल है अल्टरनेट, मतलब देखो एक इधर और एक उधर, सेम लाइन से, सेम पॉइंट से एक इधर एक उधर, मतलब विपरीत टाइप के एंगल है अल्टरनेट, एक के बाद एक, समथिंग लाइक। ये से भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है ब्लू में जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये है अल्टरनेट एंगल। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये है अल्टरनेट एंगल, ये है मेरे इंटीरियर एंगल। ठीक है, ग्रीन से ड्रॉ किए, ये है इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया। अल्टरनेट एंगल तो बराबर होते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं होते लिखा हुआ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपकी जो तिर्यक रेखा होती है ये वाली, जो आपके ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स, ये और ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक्चुअली जो एक ही साइड में बन रहे हैं और एक्सटर्नली बन रहे हैं, जो लाइन के उधर की साइड बन रहे हैं, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अगर आप इसको बना लो या फिर आप इसको ऐसे बना लो, तो इसको ऐसे ही बना सकते हो आप कि अगर ये आपकी रेखाएं, ये आपकी दो रेखाएं जा रही है और ऐसे आपको काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल तो सेम होता है, हमको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल तो है सेम होते हैं तिर्यक रेखा में, तो यही तो बोला है संगत कोण बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, और डी भी डी भी आप चेक कर सकते हो। डी क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ ट्रावर्सल आर इक्वल। जब इंटरनल एंगल ही बराबर नहीं है तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर नहीं होंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं मेरे? एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की साइड में बनते हैं वो भी बराबर नहीं हो सकते। एक ये वाला एंगल हो गया एक्सटीरियर और एक ये वाला एंगल हो गया एक्सटीरियर, तो ये भी बराबर नहीं होते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आपके कभी भी बराबर नहीं होते हैं ट्रावर्सल लाइन में, यानी तिर्यक रेखा में आपके आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर नहीं होते हैं। अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, आप ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने ये चीज़ हमने क्रैश कोर्स में भी कवर की है, बट आपको ये चीज़ ध्यान होगी जब भी बेसिक छठी सातवीं में हम पढ़ते हैं तिर्यक रेखा के बारे में, तो हमें ये बस पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ध्यान रख सकते हो। मैंने आपको वैसे बता दिया है कौन से एंगल क्या होते हैं, कोर्स में भी अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, पर आप यहाँ पे बस ये चीज़ देख लो कि अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एकांतर कोण और संगत कोण आपके जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और इन बाह्य कोण और अंतर कोण तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए समांतर रेखाओं पे बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल। एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव हमको ज्ञात होने आवश्यक है। देखो सबसे पहले तो समझो ये अवयव होते क्या है। देखो जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हो तो आपको क्या चाहिए होती है? एक तो आपको चाहिए होती है लाइन, एक आपको चाहिए होता है एंगल। ठीक है, और अगर आप क्लोज्ड कुछ डायग्राम बना रहे हो तो आपको एक और चाहिए होता है डायगोनल। ठीक है, अब आप अगर कोई भी एक डायग्राम बना रहे हो तो उसमें आपके क्या तीन चार चीजें आ गई। एक तो आ गई आपकी रेखाएं, चार तो आपने रेखाएं बनाई, उसके बाद आपके चार आ गए कोण, और इसमें आपके दो आ गए डायगोनल। ठीक है, तो एक चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से बनने वाला कोई भी आयत हो या वर्ग हो या समांतर चतुर्भुज हो या ट्रेपेजियम हो, जो भी हो आपका, वो आपके उसमें क्या होंगी? चार तो होंगी लाइंस, चार होंगे आपके एंगल्स और दो होंगे आपके डायगोनल्स। तो मिनिमम पूछा है कि मिनिमम नंबर इनमें से क्या चाहिए आपको, जो तो आपको पता होना चाहिए कि चार भुजाओं वाली होती है ना, उसमें आपको मिनिमम 5 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। जैसे वो कौन कौन से? आपको 4 साइड्स कह दूं या लाइन कह दूं, 1 डायगोनल, अगर ये पता है तो आप वो बना सकते हो, एक उसकी वो बना सकते हो। 3 साइड्स और 2 डायगोनल पता है तो भी बना सकते हो। 4 साइड्स 1 एंगल पता है तो भी बना सकते हो। 3 साइड्स 2 एंगल पता है तो भी आप उसका निर्माण कर सकते हो। 2 साइड्स और 3 एंगल्स पता है तो भी आप उसका निर्माण कर सकते हो। जब मैं निर्माण करने की बात कर रहा हूँ, आप बकायदा प्रकार वगैरह लेके, आपका डी वगैरह लेके आप उसको बना सकते हो, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। मिनिमम 5 चीजें आपको चाहिए इन वाले कॉम्बिनेशन में कुछ भी, जो आप एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हो। तो आपका मिनिमम कंपोनेंट कितने हो गए? 5। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है कॉम्बिनेशन, तो आप किसी भी कंडीशन में उस चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर सकते। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि लेंथ, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि उनकी लेंथ की वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, ये सारी वैल्यू पता होंगी तो आप इजीली उसको बना दोगे। ठीक है, तो बस ये आपको चीज पता होनी चाहिए, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी आगे होगी आपको बात समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय, ये तो हमने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, मोस्टली इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आ गया तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक बार समझ लेते हैं, हमने डिटेल में समझा हुआ है ट्रेपेजियम होता क्या है, आपका समलंब चतुर्भुज होता क्या है, और उसके कई सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने एप्लीकेशन बेस्ड। लेकिन ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले के क्वेश्चन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला। लेकिन समझ लेते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। देखो समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है। इसको समलंब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो समानांतर रेखाएं होती हैं ये दो रेखाएं समानांतर होती है और यहाँ से एक लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। मतलब आपकी जो पैरेलल साइड्स होंगी वो आपकी इस तरीके की होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये जो होती है ये दोनों आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं और ये आपकी होती है हाइट। ठीक है, तो ये आप अगर वैल्यू आपको पता है तो आप उस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस 17-18 या 15-16 का भी देखा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। कई बार आपको दे देते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स दे देते हैं और एरिया दे देते हैं और हाइट निकालने को बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डायग्रामेटिकली कि डायग्राम कैसा होता है समलंब चतुर्भुज का, और उसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं और हाइट क्या होती है। हाइट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द साइड्स, दोनों के बीच की दूरी। कई बार सवाल में आपको घुमा देते हैं, हाइट ना देके आपको ये दे देते हैं कि दोनों के बीच की दूरी इतनी है, वो नथिंग बट वो आपकी क्या है, वो हाइट ही है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ईजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ईजी है। नॉर्मली भी इसका क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, हमने डिटेल में एग्जाम हुए, आप क्रैश कोर्स वाले वीडियो में देख लेना एक बार जाके, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट एरिया का ही क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। अब इसके एरिया में क्या होता है कि इसका एरिया जो है इसमें दो तरह से निकालते हैं। इसमें एक तो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, एक इसका ये वाला पार्ट होता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है आपका इसका बेलन का वो आता है 2πr² प्लस वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द। ओके, इसमें आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पूछा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कितना हो जाएगा। देखो आयतन का फॉर्मूला तो ये होता है, अगर h इसकी हाइट होती है बेलन की और इसकी रेडियस अगर r है, जो इसका सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस r है, तो इसका आयतन निकल के आता है πr²h, यानी कि इसका एरिया इंटू हाइट, ये आपका आयतन का फॉर्मूला होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो आपका क्षेत्रफल है, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका फॉर्मूला निकल के आता है आपका 2πr इंटू r+h। क्योंकि इसमें दो टाइप के आपके क्षेत्रफल होते हैं, एक तो आपका सर्कुलर पार्ट का क्षेत्रफल आएगा, तो सर्किल का आपको पता है कि πr² होता है, और इस सर्किल का भी आपको पता है कि πr² होता है। इनको जोड़ोगे तो 2πr² तो आएगा आपका किसका फॉर्मूला, वक्रीय इसका वृत्तीय पार्ट का क्षेत्रफल। और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, जो आपका ये वाला पार्ट है इसका आएगा आपका 2πrh, इससे 2πrh। तो दोनों को जब जोड़ोगे आप तो ये आपका निकल के आता है 2πr²h, ये तो हो गया आपका वृत्तीय पार्ट का क्षेत्रफल, प्लस 2πr और 2πrh ये होता है आपका इसका क्षेत्रफल। तो जब आप इसको कॉमन ले लोगे 2πr को, तो यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसका फॉर्मूला होता है ये। नॉर्मली फॉर्मूले के एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं दो तरीके, इसमें एरिया होते हैं। एक होता है आपका एरिया वृत्तीय पार्ट का, जो आपका सर्कुलर पार्ट होता है दोनों साइड, ये वाला एरिया होता है। एक एरिया होता है आपका जो खड़ा हुआ जो पार्ट होता है ना, इसको हम वक्रीय पृष्ठ बोलते हैं। अगर आप बेलन को देखोगे कि बोतल को, आप नॉर्मल बोतल को अगर आप काट दो बीच में से, तो आप देखोगे वो एग्जैक्टली सिलेंडर की तरह दिखती है, तो वो आपका मेनली उसका क्षेत्रफल होता है। आयतन का फॉर्मूला सिंपल होता है πr²h, जो कि आपका πr² एक वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका है इंटू हाइट, तो वो आपका आयतन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वरना अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें तो आपको फॉर्मूले की वैल्यू पता होना चाहिए बस, कि आयतन का और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी बहुत डिटेल में हमने पढ़ी है, डिटेल में तो नहीं लेकिन मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझाया था।
जो हम ट्राइंगल कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सिंपल से 3 फंडे होते हैं, SAS, SSS और ASA, बस ASA 3 फॉर्मूले होते हैं। ये है साइड एंगल साइड। अगर 2 ट्राइंगल की साइड, 2 साइड और 1 एंगल बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों साइड बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, 2 एंगल और साइड बराबर हो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये मेरा तरीका होता है। और देख लो इनमें से कौन सा सर्वसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा पर्याप्त नहीं है, तो देख लो 3 है, एक जो होगा वो पर्याप्त नहीं होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है उसमें से। ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। ये तो है, यही वाला तो है, ये SSS ये तो होता है, तो ये तो सही हो गया। ए तो ए से तो हो जाएगा। 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, यानी कि 2 भुजाएं और कोण, यानी कि ये वाला 2 भुजाएं बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। ये ए जो है वो क्या है, उनके दोनों के बीच का कोण है, तो ये है, तो ठीक है, ये इससे भी हो जाएगा। 2 कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, 2 कोण बराबर हो, ये वाला ये है, 2 एंगल बराबर हो और उनके बीच की भुजा वो भी बराबर हो, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह का ट्राइंगल है मेरा, इसमें ये 2 एंगल और ये 2 एंगल बराबर है और ये वाली भुजाएं भी बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। तो ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी तो मेरा वैसे ही गलत हो गया, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप देख लो तीनों कोण बराबर हो, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी में, तीनों कोण बराबर हो तो क्या हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास 3 ही कंडीशन थी, तो हमारा ऐसी ए तो कंडीशन थी नहीं हमारे पास, एंगल 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 वाली, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये पर्याप्त नहीं है उस 2 ट्राइंगल को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, यानी कॉन्ग्रुएंस सिद्धि करने के लिए ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। हमारी जो कंडीशन है वो 3 ही है, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल साइड एंगल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्क दे रखा है आपको नॉन एज, ये आपका स्टैट वाला जो पार्ट है, ये स्टैट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। आपको इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो मार्क होता है इसको बोलते हैं टैली मार्क। ठीक है, अब प्रीवियसली मतलब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जब हम नंबर सिखाते हैं बच्चों को तो आप करते हैं ना कि 1 लिखना है तो कैसे लिखो 1 लिखो, 2 लिखना है तो कैसे लिखो ऐसे 2 लिखो, ठीक है, 3 लिखना है तो कैसे लिखो 3 लिखो, 4 लिखना है तो कैसे लिखो 1 2 3 4 लिखो। 5 से क्या होता है, हम ऐसा कर देते हैं उसको 5 बना के 4 निशान बना के और हम इसको ऐसे काट देते हैं। ये एक जो आपका तरीका होता है स्टैट्स में, तरीका होता है कि हम उसको ऐसे काट देते हैं। ये हमारा 5 होता है। अब अगर सोचो मुझे 6 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं 6 को ऐसे ही लिख दूंगा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 लिखूंगा और इसको काट दूंगा, तो ये तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो हो जाएगा मेरा 5 और यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ये मेरा 6 हो गया। तो इस तरीके से मैं 7 8 9 10 नंबर्स को लिखने का तरीका होता है। तो ये मेनली आपका जो टैली मार्क होता है, टैली जो आपके डेटा शीट बनाते हैं या कुछ बनाते हैं स्टैट्स में, उसमें इस मार्क को टैली मार्क बोलते हैं। ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, विच इज नथिंग बट टैली मार्क। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है कि हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, आयत जो चित्र होता है हिस्टोग्राम, मैंने आपको बताया था 3 तरह के चार्ट होते हैं, हमने स्टैट्स में डिस्कस किया था, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, आपका हिस्टोग्राम जो चार्ट होता है वो इस तरीके का होता है, इसमें जो आयताकार बने होते हैं ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं। और आपका जो बार चार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ये जो आयत होते हैं ये दूर दूर डिस्टेंस पे बने होते हैं इस तरीके से। तो ये तो है आपका क्या, ये तो हो गया आपका हिस्टोग्राम चार्ट होता है, हिस्टोग्राम टाइप का चार्ट होता है। ये होता है आपका बार चार्ट, ये होता है आपका बार चार्ट। पाई चार्ट तो मैंने आपको बताया था, इस टाइप का कुछ होता है, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, परसेंटेज में आता है डेटा। ठीक है, तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा ये है कि बताइए आयत चित्र किस चीज को प्रदर्शित करता है इसमें से। तो देखो अब इसमें आप अगर ढंग से देखोगे, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप, असतत वर्गीकरण बारंबारता बंटन। अगर आप देखोगे ये एक्चुअली बार चार्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो असतत मतलब नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप की इससे डिपेंडेंसी नहीं है कुछ भी, इस वाले बार चार्ट की इस बार चार्ट से कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, दोनों बार चार्ट एक दूसरे के, दोनों अलग अलग डेटा को रिवाइज करते हैं। उसके बाद आता है आपका बी ऑप्शन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, अनग्रुप्ड नहीं होता है ये ग्रुप, बल्कि में ये ग्रुप्ड होता है, क्योंकि अगर आप हिस्टोग्राम को देखोगे, हिस्टोग्राम क्या होता है, एक ही डेटा का डिक्लाइन और इंक्लाइन दिखाता है, तो आपका डेटा जो है तो ग्रुप होता है। तो हिस्टोग्राम जो आपका, अगर आपको
थ्योरेटिकल भी याद रखना है। हिस्टोग्राम आपका होता है कंटिन्यूसली ग्रुप फ्रीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इस टाइप का जो डेटा होता है उसको हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका नॉन कंटिन्यूस ग्रुप है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है हिस्टोग्राम, और हमने जब चार्ट डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था किस तरीके के डेटा को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके के डेटा को हम बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक बार वो मेरा वीडियो जरूर देख लेना, क्रैश कोर्स वाला चार्ट्स का, जिसमें हमने चार्ट्स को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन तो देखो चार्ट के हो ही जाते हैं इजीली, लेकिन इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको चार्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चार्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस चार्ट का रिप्रेजेंटेशन कब करते हैं, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैट का फिर से आ चुका है, वही स्टैट के जो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें बिल्कुल लास्ट में आए। फटाफट देख लेते हैं। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दी हुई है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी, इस डेटा के लिए कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 7 2 3 5 4 ये दिया हुआ है। देखिए अब आपको फ्रीक्वेंसी देख लो आप, दो की फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, 1 2 3, यस सही है, ये तो 3 फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसमें देखोगे 2 की 2 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 2 की तो 3 आनी चाहिए थी, ये तो गलती हो गया। ठीक है, और इसमें बोथ ए एंड बी, ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो नाइदर ए नॉर बी होगा या फिर ए होगा, या तो दोनों नहीं है या फिर ए है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, फटाफट देख लो आप कि 3 की फ्रीक्वेंसी देख लो। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, सही है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। उसके बाद आप 5 की फ्रीक्वेंसी देख लो। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ये भी सही है। 4 है ही नहीं, 4 की फ्रीक्वेंसी 0 है। 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, बिल्कुल सही है। 7 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। 8 की फ्रीक्वेंसी 8 है ही नहीं, 0 है। 9 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया पूरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी अब मैंने बारंबारता सारणी जब आपको पढ़ाई थी मैं बताया था, उसका मतलब बस ये होता है कि आपका जो डेटा होता है वो डेटा आपका रिपीट कितनी बार हो रहा है। जैसे कई बार हम एक एग्जांपल लें, अगर नया जो मैंने क्रैश कोर्स में भी लिया था शायद, कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, एक मार्क्स क्या वेरी करते हैं। जैसे एक 100 स्टूडेंट्स हैं सपोज, 100 स्टूडेंट्स में किसी के 60 होंगे, किसी के 50 होंगे, किसी के 49 होंगे, किसी के 41 होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमको सपोज डिसाइड करना है कि 0 से 30 तक जिसके मार्क्स हैं वो फेल है 100 में से, उसको फेल की कैटेगरी में डाल देंगे। जो 30 से जिसके 40 के मार्क्स हैं वो थर्ड डिवीजन में उसको पास मान लेंगे। ऐसे 40 से 60 तक हम 59 तक सेकंड डिवीजन मान लेंगे। 60 से 70 तक हम फर्स्ट डिवीजन मान लेंगे और 70 अबोव को हम कुछ डिस्टिंक्शन मान लेंगे। ऐसा कुछ जब हमको ग्रुप करना होता है सेम फ्रीक्वेंसी के डेटा को, तो हम उसकी एक फ्रीक्वेंसी बना देते हैं कि ये जो है डेटा इतनी बार उस पर्टिकुलर इंटायर डेटा शीट में रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिशन जो आपको बताना है कितनी बार वो आ रहा है, बारंबारता उसे वो बोलते हैं। बारंबारता का मतलब ये है कि बार बार कितनी बार वो नंबर आ रहा है, मतलब आपका, तो वो हो जाएगी उसकी बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, जो आपकी इस नंबर की ये वाली फिट बैठती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा बार चार्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है आपको इसमें, बस पढ़ना है क्वेश्चन को, डेटा को समझना है। अब विद्यार्थियों का समूह गर्मियों की छुट्टियों में गया, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की उन्होंने, जिसको एक पाई चार्ट में दिखाया गया है। आपसे पूछा है कि इस प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। ये तो आपका सिंपल ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया आपका, कि इस प्रकार का, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इस प्रकार के उसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि ये पाई चार्ट का तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ किस वाली जो गतिविधि है उसमें ज्यादातर लोगों ने किस गतिविधि में पार्ट लिया है, वो आप पता कर सकते हो स्लाइस से। अगर आप देखोगे ये वाला स्लाइस सबसे बड़ा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हॉर्स राइडिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो पाई चार्ट होता है, मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी समझाया था कि मेनली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है कि नॉर्मली परसेंटेज में, या तो परसेंटेज में होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका एंगल में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिटेल में हमने ये क्वेश्चन भी किया है, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 17-18 में क्वेश्चन आया भी था और मैं डिटेल में समझा भी हुआ है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन का पर्पज होता है वो ये होता है कि आपको बताना है कि कितने परसेंटेज या कितने ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर आइटम को कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी कहो। तो मेनली इस टाइप का डायग्राम आपका यूज आता है जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना होता है कि इस एक्स्ट्रा चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इतना हुआ है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आता है, फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। ठीक है, ये आपका कौन सा चार्ट यूज होता है इसमें, पाई चार्ट या पाई डायग्राम, आपको जो भी बोल दो उसमें।
ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप डेटा बाय कॉलम ऑफ इक्वल विड्थ, इक्वल लेंथ, अनइक्वल लेंथ विच आर इक्वली स्पेस इज कॉल्ड। तो ये तो हमारा जस्ट उल्टा अभी हमने पढ़ा था उसका। इसमें देखो अनग्रुप डेटा है, मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम में आपका आता है हमेशा क्या, हिस्टोग्राम में आता है आपका ग्रुप डेटा और बार चार्ट में आता है आपका अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा तो आपका ये कितना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार चार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था इस टाइप का कुछ होता है। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि इन दोनों आयत जो बनाते हैं हम उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, हिस्टोग्राम में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, हिस्टोग्राम में सब चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार डायग्राम। पाई डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया था, इसलिए तो हमने लगभग तीनों चार्ट इसमें डिस्कस कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 3 चार्ट में से निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। 2012-13 का कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अब जो सारे वीडियोस आपके बचे हुए हैं साइंस के, मैथ्स के, जल्दी से जल्दी मैं डालता जा रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं 17 का, 15 का या 2021 का, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट, आप आ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।